दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा जो चल रहा था या पढ़ रहे थे दोस्तों, वो थे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। अर्थात दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, और इसमें प्राचीन भारतीय अध्ययन के स्रोत को हमने दो भागों में बांट दिया था दोस्तों। नंबर एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा दोस्तों साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों हमने सिक्के, अभिलेख और दोस्तों सिक्के, अभिलेख आदि का अध्ययन किया था, जिसमें दोस्तों हमने सिक्कों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा है वह है अभिलेख। दोस्तों आज की वीडियो में हम अभिलेख के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि अभिलेख दोस्तों मैंने आपके लिए वो मोस्ट अभिलेख लिए हैं दोस्तों जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो अभिलेख हमारा वह है दोस्तों बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख, जिसे दोस्तों मित-नबी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 ईस्वी पूर्व का है। और दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, जो दोस्तों कहाँ है? मध्य एशिया। अर्थात ये मध्य एशिया से या एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में दोस्तों बोगजकोई अभिलेख में दोस्तों वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। इन देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य, इन 4 देवताओं का वर्णन दोस्तों इस अभिलेख में मिलता है, जो कौन सा है? बोगजकोई अभिलेख या मित-नबी अभिलेख। इसमें दोस्तों इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य, इन 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन से अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन मिलता है? इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। तो दोस्तों वह है बोगजकोई अभिलेख। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस अभिलेख से भी हमें हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन काल में भी लोग देवताओं की स्तुति करते थे। अब दोस्तों दूसरा है अशोक के अभिलेख। जो अगले हैं अभिलेख हैं दोस्तों वो हैं अशोक के अभिलेख। और दोस्तों अशोक के अभिलेख हमें हमारे यहाँ से ये दोस्तों कहें कि इस संसार में भारत में शिलालेखों के माध्यम से प्रजा को, अशोक का क्या काम था? अशोक का था भारत में शिलालेखों के माध्यम से प्रजा को संदेश देने की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। अर्थात कह सकते हैं कि प्रजा को संदेश देने के लिए अशोक ने क्या करवाए? शिलालेख या अभिलेख खुदवाए। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि भारत में शिलालेखों के माध्यम से प्रजा तक संदेश पहुंचाने के लिए जिसकी शुरुआत की थी वो कौन था? वो अशोक था। उसके बाद दोस्तों अशोक के अभिलेख विभिन्न स्थानों से 40 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अर्थात अशोक के अभिलेख 40 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो अशोक के अभिलेखों के बारे में दोस्तों हम आगे इतिहास में जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, इसलिए मैंने आपको यहाँ इसका जिक्र नहीं किया। आगे दोस्तों महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य का है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का। और दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? महास्थान पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुआ है, जिसमें दोस्तों हमें महास्थान अभिलेख से ही हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि जिसने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जिसका गुरु कौन था दोस्तों? आपको पता है दोस्तों जिसका गुरु चाणक्य था दोस्तों, चाणक्य या कौटिल्य था दोस्तों। तो कह सकते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन था? चाणक्य, कौटिल्य था, जिसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला जो अभिलेख है दोस्तों वो आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा बोलते हैं जिसको, हाथी गुम्फा अभिलेख। और दोस्तों ये कलिंग नरेश खारवेल का है। ये कलिंग नरेश खारवेल का है। आपको पता है दोस्तों अशोक ने कलिंग पर क्या की थी? चढ़ाई की थी और इसको पराजित किया था दोस्तों। जो अंतिम जो साम्राज्य बचा हुआ था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं जीत पाया, समुद्रगुप्त मौर्य भी नहीं जीत पाया, जिसको दोस्तों किसने जीता? अशोक ने जीता। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है हमें? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला जो अभिलेख की बात करें तो वह जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। ये कहाँ है दोस्तों? इसे हम गुजरात से प्राप्त हुआ है। और ये किसका है? शक क्षत्रप रुद्रा दमन का। ये शक क्षत्रप रुद्रा दमन का है और संस्कृत का प्रथम अभिलेख है। यह जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों ये संस्कृत का प्रथम अभिलेख है। और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के बारे में जानकारी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन से? जूनागढ़ अभिलेख से। अगला है सुदर्शन झील की जानकारी। अर्थात सुदर्शन झील की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे देखें तो नासिक अभिलेख या सातवाहन नरेश है ना। तो नासिक जो अभिलेख है वह सातवाहन नरेशों के अभिलेख हैं। और इसमें वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी गोपति बलश्री का वर्णन किया गया है और शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। अतः इस अभिलेख में हमें यह पता चलता है कि शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से इसने विवाह किया था।
अगला अभिलेख की बात करें तो वह है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो किसकी है? समुद्रगुप्त की है। अर्थात प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाया दोस्तों? समुद्रगुप्त ने। और लिखने वाले कौन थे? हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और ये दोस्तों जो ये अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों चंपू शैली में लिखी गई है, अर्थात गद्य और पद शैली में, गद्य और पद शैली में लिखी गई एकमात्र अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। और दोस्तों ये पहले एक कौशाम्बी में थी, लेकिन अकबर के द्वारा इसे प्रयाग में लाया गया। अगला है विदयगिरि अभिलेख। विदयगिरि अभिलेख जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहाँ से प्राप्त हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा से। अगला है भीतरगांव अभिलेख। कौन सा है? भीतरगांव अभिलेख। ये स्कंदगुप्त का है दोस्तों, कानपुर से प्राप्त हुआ है। अगला एरन अभिलेख। एरन अभिलेख भानुगुप्त का है, जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का पता चलता है, अथवा पता चलता है कि सती प्रथा भी भारत में मौजूद थी। ये किसका अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से, जो किसका है? भानुगुप्त के। कहते हैं दोस्तों कि इस भानुगुप्त का एक सैनिक था जिसकी किसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी उसके साथ शहीद हो जाती है, तो इस सती प्रथा का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। वराह की प्रतिमा पर हूण शासक तोरमान का वर्णन है, और इसी अभिलेख में वराह की प्रतिमा है और उस प्रतिमा पर हूण शासक तोरमान का वर्णन किया गया है। अगला है मेहरौली प्रशस्ति। अब मेहरौली प्रशस्ति चंद्रगुप्त सेकंड की, इसे हम विक्रमादित्य की भी कह सकते हैं, और दिल्ली कुतुब मीनार के पास स्थित है, जिस पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है, अर्थात इस पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं इतिहास में कि यह किसकी होगी? चंद्रगुप्त द्वितीय की ही होगी। अगला है गरुड़ स्तंभलेख। यवन राजदूत हेलियोडोरस बेसनगर विदिशा प्राप्त हुआ है। यवन राजदूत द्वारा भागवत धर्म ग्रहण किया गया है। इसमें यवन जो राजदूत है दोस्तों वो कौन? हेलियोडोरस, जिसने क्या किया है? भागवत धर्म ग्रहण किया है। तो हम कह सकते हैं कि उस काल में भी भारत में भागवत धर्म का जोर शोर से प्रचार प्रसार था। अगला है ऐहोल अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है। और दोस्तों देवपाड़ा अभिलेख बंग शासक विजयसेन का। और अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शंगु का है, जिसमें 2 बार अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों।